नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका दृश्यम क्लासेस में। मैं हृदय परमार। आपका सामान्य ज्ञान हमारा मध्य प्रदेश का चल रहा था। मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में हमने जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था वो मध्य प्रदेश का इतिहास था। अब मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने पिछला जो टॉपिक था प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में समझा था। अब हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को समझेंगे। मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास था वो वैदिक काल के आसपास रहा। वैदिक काल को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा। अब इसमें वैदिक काल के भी दो भाग है। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को अगर हम देखें तो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ऋग्वैदिक काल रहा। और उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक उत्तर वैदिक काल रहा। अब ऋग्वैदिक काल में आर्य संस्कृति भारत के उत्तर तक ही सीमित थी। आर्य संस्कृति जो ऋग्वैदिक काल में उत्तर तक ही सीमित थी। पर दोस्तों, उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो आर्यों ने विंध्याचल को पार करके मध्य प्रदेश में कदम रखा उत्तर वैदिक काल में। अब उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित निषाद जनजाति जो कि मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी, निषाद जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी, उसका उल्लेख कहां पर है तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उसका उल्लेख है। अब वैदिक काल में एक काल हुआ जो महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में दो घटनाएं हैं, रामायण काल और महाभारत काल। महाकाव्य काल में रामायण काल और महाभारत काल। अब रामायण काल की बात करें तो रामायण काल हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है या नहीं, इसे हम समझते हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भगवान श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। तुलसीदास जी को दर्शन कहां पर दिए तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में दर्शन दिए थे। अब मध्य प्रदेश से और क्या रामायण काल में संबंधित था तो वाल्मीकि जी द्वारा रचित जो रामायण थी उसमें दंडकारण्य जिसका वर्तमान नाम है बस्तर, जो कि अभी वर्तमान में कहां पर है तो छत्तीसगढ़ में, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है। बस्तर में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास का जो समय था वो बस्तर में दंडकारण्य में बिताया था। अब दंडकारण्य की ही बात करें तो दंडकारण्य से ही माता सीता का हरण हुआ था। रावण के द्वारा सीता का हरण कहां से हुआ था तो दंडकारण्य से, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित था। अब अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में ही विद्वानों के अनुसार लंका जो अमरकंटक के समीप जबलपुर के निकट बताई जाती थी विद्वानों के अनुसार। तो कहां पर जबलपुर या अमरकंटक के समीप श्रीलंका को बताया गया था। ये विद्वानों के अनुसार है, अलग अलग विद्वानों के इसमें अलग अलग मत है। अब एक और घटना रामायण काल की मध्य प्रदेश से संबंधित है तो वो है मध्य प्रदेश में एक तमसा नदी जो रामायण काल में तमसा नाम था, आज उसका नाम है टॉन्स नदी, जो कि अमरकंटक से उसका उद्गम हुआ है। वहां पर उसके तट पर वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था। वाल्मीकि जी के आश्रम में निर्वासित जीवन काल में माता सीता के पुत्रों का जन्म हुआ, लव और
कुश। लव और कुश का जन्म कहाँ पर हुआ? तो वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुआ लव और कुश का। अब मध्य प्रदेश से संबंधित ये रामायण काल की घटनाएं हैं। अब रामायण काल के बाद त्रेता युग समाप्त हो गया और उसके बाद कौन सा युग आया? तो द्वापर युग। कौन सा युग? तो द्वापर युग आया। द्वापर युग में कौन सी घटना हुई? तो महाभारत जैसा एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। अब महाभारत को अगर हम देखें तो बघेलखंड और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में पांडवों का साथ दिया था महाभारत के युद्ध में, और मध्य प्रदेश के महिष्मती, अवंती, विदर्भ ने किसका साथ दिया था? तो कौरवों का साथ दिया था। ये सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश से संबंधित थे। अब महाभारत में प्रमुख नगर जो थे मध्य प्रदेश से संबंधित, तो महेशमती, उज्जैनी, विराटपुरी और कुंतलपुरी, ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित थे। ये सभी महाभारत काल से साक्ष्य इसके प्राप्त होते हैं। अब मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो महाकाव्य काल के बाद कौन सा युग आया? तो महाजनपद युग। महाजनपद युग आया। महाजनपद युग कब रहा? तो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के समय महाजनपद युग आया। उसमें कितनी जनपदें थी? तो 16 जनपदें थी। 16 जनपदें मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं थी। इसमें 2 जनपदें मध्य प्रदेश से संबंधित थी, एक चेदी और एक अवंती। चेदी और अवंती मध्य प्रदेश से संबंधित 2 ये प्रमुख जनपद हुआ करती थी। अब चेदी की हम बात करें तो चेदी बुंदेलखंड क्षेत्र में विस्तारित थी और इसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। शक्तिमती इसकी चेदी की राजधानी हुआ करती थी। अब इसमें जो प्रमुख राजा थे तो खारवेल राजा थे। कौन थे राजा? तो खारवेल राजा थे। इसी समय चेदी वंश के प्रमुख जो राजा हुआ करते थे शिशुपाल। शिशुपाल का वर्णन महाभारत में है। महाभारत में किसका वर्णन है? तो शिशुपाल का। शिशुपाल का वर्णन महाभारत में है। ये किससे संबंधित है? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। अब चेदी वंश को बाद में मगध ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। चेदी किस में मिला? तो मगध में मिल गया बाद में। अब हम बात करें अवंती की, तो जो अवंती था वो बहुत ही शक्तिशाली, मध्य प्रदेश का बहुत ही शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। इसका बौद्ध साक्ष्य में इसका नाम क्या है? तो अच्युतगामिनी। अच्युतगामिनी नाम से इसको बौद्ध ग्रंथों में अवंती को जाना जाता था। अब ये पश्चिमी सशक्त जनपद था। अब इसके भी 2 भाग थे। 2 भाग कौन से थे दोस्तों? तो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती जनपद के हम बात करें तो उत्तरी अवंती जनपद की राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी जो वर्तमान में नाम है उज्जैन। और दक्षिणी जनपद की बात करें तो दक्षिणी जनपद की राजधानी थी महिष्मती। महिष्मती या वर्तमान नाम है इसका महेश्वर। ये राजधानी उस समय पर इन दोनों जनपदों की थी। अब इसमें उत्तरी जनपद की बात करें तो प्रमुख नगर कौन कौन से थे? तो प्रमुख नगर में कुररधर, सुदर्शनपुर, ये दोनों प्रमुख नगर इसके थे, जिसके साक्ष्य बौद्ध ग्रंथों में है। बौद्ध ग्रंथ में इनके साक्ष्य दोनों प्रमुख नगरों के हैं। और दक्षिणी जनपद के भी साक्ष्य मध्य प्रदेश से संबंधित थे। अब ये हमारा जो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है ये हमने पूरा समझा। जैसे इसमें हम बात करें
तो वैदिक काल, वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो वैदिक काल कब से कब तक हुआ? 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी। और इसमें कौन कौन से काल थे? तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को देखें तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। और अगर हम देखें तो महाकाव्य काल, महाकाव्य काल में कौन कौन से काल हुए? तो रामायण काल और महाभारत काल। रामायण काल और महाभारत का युद्ध दोनों ही प्रसिद्ध हैं और ये दोनों ही मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसकी प्रमुख घटनाएं जो हमने अभी समझी, जिसमें जैसे तुलसीदास जी को दर्शन कहाँ पर दिए थे? तो चित्रकूट में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। और बस्तर की हम बात करें तो दंडकारण्य, जिसका वर्तमान नाम है बस्तर, और कहां पर है? छत्तीसगढ़, जहां पर वनवास के समय पर माता सीता और राम और लक्ष्मण ने यहां पर वनवास का समय बिताया था। और जबलपुर अमरकंटक की बात करें तो जबलपुर अमरकंटक के समीप ही लंका के साक्ष्य विद्वानों के द्वारा बताए गए। अब लव और कुश का जन्म कहां पर हुआ? तो वाल्मीकि आश्रम में। वाल्मीकि आश्रम जो तमसा नदी के तट पर है, वहां पर लव और कुश का जन्म हुआ। फिर महाजनपद युग, महाजनपद युग में 16 जनपदें प्रमुख थी, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख जनपदें कितनी थी? तो चेदी और अवंती दो प्रमुख जनपद थी। चेदी कहाँ किस में जाकर मिली? तो मगध साम्राज्य में बाद में मिली। और अवंती, अवंती के भी दो अलग अलग भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। अवंती की राजधानी कौन सी थी? उत्तरी अवंती की उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की आता है मौर्य काल। मौर्य युग में, मौर्य युग जो था उसके राजा थे मौर्य काल के सम्राट बिंदुसार। सम्राट बिंदुसार राजा थे और उनके पुत्र थे अशोक। सम्राट अशोक किनके पुत्र थे? तो सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अब सम्राट बिंदुसार ने अशोक को अवंतिका का प्रांतपति बनाया था। बिंदुसार ने अशोक को क्या जिम्मेदारी दी थी? तो अवंतिका प्रांतपति बनाया था। अब सम्राट अशोक जो थे, उनकी एक व्यापारिक भेंट के दौरान विदिशा में जो मुलाकात हुई तो वो हुई श्रीदेवी से। श्रीदेवी से मुलाकात हुई विदिशा में। जो श्रीदेवी थी वो विदिशा की शकवंशी वैश्य की बेटी थी। वैश्य की बेटी विदिशा की थी श्रीदेवी, जिनसे मुलाकात के बाद अशोक ने विवाह किया। तो श्रीदेवी के अन्य अलग अलग नाम हैं, जैसे श्रीदेवी, महादेवी और कुमार देवी, तीनों नाम से इनको जाना जाता है। जो कहां से थी? तो विदिशा से थी, वैश्य की ब्राह्मण की बेटी थी। अब पुत्र पुत्री की बात करें तो सम्राट अशोक को श्रीदेवी से पुत्र के रूप में महेंद्र और पुत्री संघमित्रा प्राप्त हुए। तो सम्राट अशोक के और श्रीदेवी के पुत्र पुत्री कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा थे। अब सम्राट अशोक ने उनके शासनकाल में क्या कराया? तो सम्राट अशोक ने सांची का प्रसिद्ध स्तूप बनवाया। उनके शासनकाल में सांची का प्रसिद्ध स्तूप बनवाया। अब सांची का जो स्तूप है ये कहां पर है? तो ये है रायसेन जिले में। रायसेन जिले में है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है 1989 में। 1989 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। अब सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, लघु शिलालेख कहां कहां से प्राप्त होते हैं? तो सम्राट अशोक के
लघु शिलालेख जबलपुर में रूपनाथ, जबलपुर में कहां से, तो रूपनाथ नामक स्थान से शिलालेख प्राप्त होते हैं। और दतिया में नाम वाला गुर्जरा, दतिया में नाम वाला गुर्जरा से शिलालेख प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में कई साक्ष्य मिलते हैं, जैसे सीहोर की बात करें तो सीहोर में पान गोराड़िया और सारो मारो, सीहोर से पान गोराड़िया और सारो मारो, पान गोराड़िया और सारो मारो दोनों जगह से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा रायसेन के सांची से भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, रायसेन के सांची से भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब सम्राट अशोक के अन्य नामों की बात करें तो सम्राट अशोक का गुर्जरा लेख में सम्राट अशोक का क्या नाम है, तो देवनाम प्रिय के अलावा प्रियदर्शन, ये दो नाम गुर्जरा अभिलेख में उल्लेखित है। क्या क्या नाम है ये, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शन, ये दो सम्राट अशोक के नाम हैं। अब मौर्य युग को एक बार और हम देखते हैं। जैसे मौर्य युग, कौन थे सम्राट इसके, तो सम्राट बिंदुसार इसके राजा थे, उनके पुत्र थे सम्राट अशोक, जो अवंती के प्रांतपति बिंदुसार के द्वारा बनाए गए थे। अब सम्राट अशोक की ससुराल की अगर बात करें, क्वेश्चन आता है सम्राट अशोक की ससुराल कहाँ थी, तो वो थी विदिशा में। विदिशा में श्रीदेवी, महादेवी या कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। ये थी विदिशा के वैश्य की बेटी। और श्रीदेवी और सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री की बात करें तो महेंद्र और संघमित्रा, इनके दो पुत्र पुत्री थे। और सम्राट अशोक का नाम क्या उल्लेखित है, तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शन नाम उल्लेखित है। अब सम्राट अशोक के द्वारा क्या निर्माण कराया गया, तो सांची का स्तूप रायसेन जिले में सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित कराया गया। मध्य प्रदेश के प्राचीन काल में हमने आज के जो टॉपिक में हमने पढ़ा महाकाव्य काल, वैदिक काल के अलावा मध्य प्रदेश में जनपद के बाद मौर्य युग, ये सभी हमने मध्य प्रदेश के प्राचीन युग में पढ़े। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और कई ऐसे प्रसिद्ध और सशक्त शक्तिशाली युग हैं जिनको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे तोमर वंश, चंदेल वंश, परमार वंश और होलकर वंश, सिंधिया वंश, ऐसे कई जो वंश थे उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगले वीडियो के। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।